Hello friends, my name is Simbi Chaudhary. Today I want to share my strategy for IBPS clerk examination in 2020 which I have qualified. तो फ्रेंड्स, मैं आपको वो सब बताने वाली हूँ जो मैंने अपनी गलतियाँ की हैं एंड अपनी गलतियों से इम्प्रूवमेंट किया है अपने अंदर। और फिर मुझे जो टाइम इतना लगा अपनी तैयारी करने में, इतने साल मैंने लिए, तो आपको बताने का यही है कि आपको सामने वाले की गलतियाँ देख के ही सीखना है और वो गलतियाँ दोहरानी नहीं है। उन गलतियों से सीख के आप अपने साल बचा सकते हैं। तो मैंने अपनी तैयारी 2017 में स्टार्ट की थी। तब मेरा आरआरबी क्लर्क एंड आरआरबी पीओ एग्जामिनेशन क्लियर हुआ था, प्री एग्जामिनेशन। तो मेंस के लिए मुझे स्ट्रेटजी पता नहीं था और मैंने फ्रेंड से पूछा कि कैसे तैयारी करें, क्या करें मेंस के लिए। तो उनमें कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आप मेंस के लिए जो पेपर है वो लेवल बहुत आएगा आरआरबी पीओ का, तो आप मॉक टेस्ट ना दें। मॉक टेस्ट देंगे इतना टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा है आप अपनी जीए सेक्शन पे ध्यान दें एंड वो चीज़ ज़्यादा करें। और वही गलती मुझे सबसे भारी पड़ी थी क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट एक भी नहीं दिया और एग्ज़ाम में वही चीज़ मुझे फील हुई, वहाँ फेस करना पड़ा। जो पेपर का लेवल आया तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता फिर कि आप वो दे पाएँ एग्ज़ाम अच्छे से, क्योंकि आपने वो दिया ही नहीं होता है। तो यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी 2017 में कि मैंने अपने मेंस एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट नहीं दिया जो मुझे देना चाहिए था। पहली गलती मेरी यही थी जो मैंने 2017 में की एंड इससे यही सीखने को मिला कि आप लोग ऐसा ना करें। मेंस एग्जामिनेशन है तो ज़रूर मॉक टेस्ट आपको देना है। दूसरी गलती मैंने 2018 में की, जैसा कि 2018 में थोड़ा सिलेबस चेंज हुआ, तो हम लोग क्या होते हैं ना, माइंड से प्रिपेयर नहीं होते कि ऐसा होगा, तो हमें घबराना नहीं है और सबके साथ ही होगा ये सब चीज़ें। मुझे एक्सपीरियंस है, मैं इतने टाइम से तैयारी कर रही हूँ, 1 साल हो गया है, तो मैं अच्छे से हैंडल कर पाऊँगी। लेकिन वही है ना, आप एग्ज़ाम में जाते हो और वहाँ पे आपको इतने सारे लोगों की अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। एग्जाम में ये आ रही है, ये चीज़ें पूछ रहे हैं, ऐसी पजल आ रही है, नया टाइप का सब कुछ आना स्टार्ट हो गया था, बहुत कुछ चेंज हुआ था। तो वही गलतियाँ मैंने की फिर से। बाहर खड़े होके मैंने जैसे कि कोई भी नई पजल आई है तो मैं नई पजल बनाने की कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी, एंड ये सब करके आपका माइंड डिस्टर्ब होता है। तो यही गलती थी मेरी कि मैंने बहुत सीरियस ले लिया एग्ज़ाम को। लाइक मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठी थी तो मैंने यही सोचा कि ये मेरा फाइनल एग्ज़ाम है, मैं ऐसे समझूंगी कि ये मेरा फाइनल है और इसमें नहीं हुआ तो कुछ नहीं। जबकि आपको इतना प्रेशर आप लोगे तो आपका एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई होगा। चाहे आप कितना ही गॉड को मान लें, आप ये सोचें कि मैंने बहुत तैयारी की है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे आपके अंदर प्रेशर बनेगा और प्रेशर होगा और पजल बना रहे हो तो अगर एक मिस्टेक आपसे हुई तो फिर आप उसमें उलझते जाओगे। तो यही मेरे साथ हुआ। मैं एग्ज़ाम दे रही थी तो मेरी पजल नहीं बनी। और आप किसी भी पजल को दिल पे लेंगे और सोचेंगे कि हाँ मैं इसी को करूँ, अभी करूँ, ये अभी बनेगी। आप एक बार कर सकते हो, लेकिन अगर कुछ टाइम में वो नहीं बनती है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए वहीं पे। आप दोबारा उसको कर सकते हो फिर जब आपके पास टाइम हो। तो ये मेरी 2018 में गलती थी कि एक जो नई चीज़ें आ रही थी वो समझ में नहीं आ रही थी एंड उनसे थोड़ा डरना ये हो गया था। देन 2019 में मेरे प्री एग्जामिनेशन सारे क्लियर हो रहे थे और मुझे अब कोई डर भी नहीं था, क्योंकि इतना टाइम हो गया था, आप सीख ही जाते हो, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। लेकिन मेरे प्री एग्जामिनेशन सब निकल रहे थे, लेकिन मुझे प्रॉब्लम आ रही थी मेंस एग्जामिनेशन में। मेंस में मेरा जीए सेक्शन अच्छा नहीं था, मुझे जीए सेक्शन में बहुत प्रॉब्लम होती थी, मुझे याद करने में इतनी प्रॉब्लम होती थी, चीज़ें जल्दी याद नहीं होती थी एंड जो सोर्स था वो भी मैंने फिर स्ट्रॉन्ग बनाया, तब जाके थोड़ा एग्ज़ाम्स मेरे क्लियर हुए। एंड कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे थे जो 1-2 नंबर से हाफ मार्क्स से मेरे रहे हैं। तो ये चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि 2019 में मैंने किस तरीके से प्रिपेयर किया, अपने आप को किस तरीके से इम्प्रूव किया एंड अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। फॉर जीए सेक्शन, जो कि मेरा वीक पॉइंट था, जीए सेक्शन में मैंने इस साल बिल्कुल स्ट्रेटजी बना ली थी पहले से ही।
चाहे प्री एग्ज़ाम हो चाहे मेंस एग्ज़ाम हो, मैं अपनी तैयारी जीए सेक्शन के लिए प्री एग्जामिनेशन से ही पहले तैयारी करी थी। मैं ये नहीं देख रही थी कि मेंस आएगा फिर मैं जीए की तैयारी करूँगी या प्री एग्ज़ाम आएगा फिर मैं जीए की तैयारी करूँगी। मैंने अपना जीए जनवरी से ही लिखना स्टार्ट कर दिया था, अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया था। इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा सोर्स आपके लिए बेस्ट है, और मिनिमम 2 सोर्स तो आपके होने ही चाहिए, क्योंकि एक सोर्स से आपका कवर नहीं होगा जीए। सो मैंने जो 2 सोर्स थे वो थे मेरा स्टडी IQ एंड दूसरा जो था वो था अफेयर्स क्लाउड का। दोनों ही मैंने पेड वाले लिए हुए थे, स्टडी IQ भी मैंने पेड ले लिया था एंड जो अफेयर्स क्लाउड का था वो भी मैंने पेड लिया हुआ था। तो मैंने स्टडी IQ के भी नोट्स बनाए एंड अफेयर्स क्लाउड के भी नोट्स बनाए एंड उनके मंथली नोट्स बनाए, जो कि अफेयर्स क्लाउड की मंथली PDF आती है पेड वाली, एंड स्टडी IQ का मंथली वीडियो आता था, उनके नोट्स बनाए मैंने और उनको बार बार रिवीजन किया। एग्ज़ाम से पहले ही रिवीजन, रोज़ मॉर्निंग में सुबह 5 बजे जल्दी उठ के उनको बार रिवीजन करना, एंड एग्ज़ाम देने से पहले 15 टाइम्स रिवीजन हो चुका था अच्छे से। सो मुझे कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ी फिर, क्योंकि जो भी चीज़ें लिखी हुई थी नोट्स में वो अच्छे से आपकी याद हो जाती है। लिखने से लेके आप उनको रिवीजन करते हो तो आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाती हैं चीज़ें। तो जीए सेक्शन मैंने इस तरीके से तैयार किया अपना, एंड रीजनिंग के लिए मैंने अपने बेसिक क्लियर किए पहले, जो कि कोचिंग के टाइम पे ही हो गए थे क्लियर मेरे। एंड सबसे मेन जो चीज़ थी रीजनिंग में वो था पजल, जो पजल की आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, जैसा मैंने किया पजल के लिए। पजल के लिए मैंने अड्डा वाली जो बुक है जो मैंने परचेज़ की थी, अड्डा की पजल वाली बुक, उसमें जो शुरू में दिया हुआ है वो आपको चैप्टर वाइज दिया हुआ है, जैसे सर्कल वाली पजल है, स्क्वायर वाली पजल है, लीनियर पजल है, ये सब दी हुई है। पहले मैंने यही किया कि एक दिन सर्कल वाली पजल की, सेकंड डे मैंने स्क्वायर वाली पजल की, थर्ड डे मैंने लीनियर पजल की। सो वो करने से आपको क्या है ना, एक ही टॉपिक अच्छे से रिमाइंड रहता है एंड उस पर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से रहती है। तो पहले मैंने वो किया एंड फिर लास्ट में उस बुक में जो दिए हुए हैं प्रैक्टिस सेट, 50 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, उनको मैंने हर डे प्रैक्टिस किया। सो मेरा पजल का जो डर था वो इतना था नहीं, क्योंकि मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था और वो बुक अच्छी है, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। एंड और जो छोटे छोटे हैं, ब्लड रिलेशन है, इनइक्वलिटी है, सिलोगिज्म है, ये सब तो रोज़ करना ही करना है। जैसे मेरा ये था, एक दिन पजल प्लस 2 टॉपिक इंडिविजुअल कोई भी टॉपिक है, जैसे सिलोगिज्म हो गई, इनइक्वलिटी हो गई, या फिर इनपुट आउटपुट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, वो सब लेके आप तैयारी कर सकते हैं। तो इतना कुछ था नहीं, ये सब था। आपको पजल पे कमांड करनी है अच्छे से अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो। एंड लास्ट ईयर्स के जो भी पेपर होते हैं एग्ज़ाम के, लास्ट 1-2 ईयर्स के, वो ज़रूर निकालने हैं, वो ज़रूर देखने हैं, क्योंकि इससे आपको आइडिया हो जाता है कि क्या चीज़ें पूछ रहे हैं और किस तरीके से आपको वो चीज़ करनी है। देन मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ जो आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी स्पीड। आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए एंड जो सीरीज़ है, ये सब टॉपिक तो आपका क्लियर होना ही होना चाहिए, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि सबसे फास्ट आप कर पाओ, अच्छे से कर पाओ। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो आपका मेंस में हो या प्री में हो, कम से कम एक मार्क्स इतने काम के होते हैं कि वो तो आप इन टॉपिक की वजह से ना गंवा सको। तो इसमें मैंने सबसे स्ट्रॉन्ग मेरा था इसमें स्पीड के लिए, ये सीरीज़ है और ये कैलकुलेशन है, ये मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी मैथ्स में। एंड सेकंड चीज़ कि इसमें आपका DI है, DI आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए मेंस के लिए। आपको हर टाइप के DI आनी चाहिए, हर टाइप की DI की प्रैक्टिस करना चाहिए आपको। मैंने अड्डा की फिर से अड्डा वाली बुक प्रिपेयर की थी। अड्डा वाली बुक में जो DI का लेवल है, वो जो आजकल पूछ रहे हैं DI मेंस में, जो DI आ रही हैं एंड न्यू टाइप की, एंड जो लेवल है वो बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो वहीं से मैंने इसकी प्रिपेयर की थी। एंड जो
चैप्टर वाइज वाले क्वेश्चंस हैं वो प्री लेवल में आप कर सकते हो, लेकिन मेंस में आपको इतना टाइम नहीं होता कि आप डीआई भी कर पाओ, मिसलेनियस जो चीज़ें हैं, कैलकुलेशन है, सीरीज़ हैं, ये सब कर पाओ एंड फिर चैप्टर वाइज भी कर पाओ। आप थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन इतना हो नहीं पाता एक एवरेज पर्सन के लिए, जैसे कि मैं थी। फिर बात करें इंग्लिश की, सो इंग्लिश मेरी ना ही बहुत अच्छी थी एंड ना ही बहुत बेकार थी। इंग्लिश मेरी एवरेज थी कि अगर 13 नंबर का पेपर है इंग्लिश का, तो मेरे 18 मार्क्स, 20 मार्क्स या फिर प्लस 15 मार्क्स अच्छे से आ जाएंगे आराम। एंड ये चीज़ मेंस में था। तो इंग्लिश के लिए सबसे पहले आपको अपनी ग्रामर अच्छे से करनी है। कहीं से भी आप अपने ग्रामर को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी ग्रामर करें एंड ग्रामर के साथ ही साथ हर टॉपिक, जैसे एडजेक्टिव है एंड नाउन है, तो उसी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी प्रिपेयर करें। इससे आपका प्रैक्टिस अच्छे से होगी एंड जो वो टॉपिक है ग्रामर का वो भी अच्छे से समझ में आएगा कि इसका यूज़ कहाँ होता है। एंड अपनी ग्रामर कंप्लीट होने के बाद आप एडिटोरियल पे अच्छे से फोकस करें। रोज़ अपना एक एडिटोरियल ज़रूर पढ़ें। इससे आपकी इंग्लिश की जो स्पीड है वो अच्छी होगी, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होती थी कि मेरा पूरा इंग्लिश का पेपर हो नहीं पाता था। अगर मैंने ग्रामर सेक्शन कर लिया तो मेरा रीडिंग सेक्शन पैसेज वाला रह जाता था, एंड अगर मैंने पैसेज कर लिया तो ग्रामर वाले क्वेश्चंस छूट जाते थे। तो आपको इसके लिए एडिटोरियल को कंटिन्यू पढ़ना है और अच्छे से सीरियस लेना है, स्पीड अपनी बढ़ानी है एडिटोरियल पढ़ के एंड रोज़ एडिटोरियल पढ़ के एंड उसमें जो वोकैब दी हुई है वो अपने आप ही आपको प्रिपेयर्ड हो जाएंगी। जो टफ लगता है जो भी वर्ड, आप उसको गूगल करें या वोकैब को, उसकी मीनिंग कहीं भी देख सकते हो, किसी भी ऐप पे देख सकते हो। अगर मैं मॉक टेस्ट की बात करूं तो मॉक टेस्ट आपको किस तरीके से देने हैं। अगर आपका प्री एग्जामिनेशन है तो आपको मिनिमम 3 मॉक टेस्ट ज़रूर देने हैं, क्योंकि इससे आपकी स्पीड भी इम्प्रूव होगी, आपकी एक्यूरेसी भी इम्प्रूव होगी एंड आपको ऐसा फील भी नहीं होगा कि एग्ज़ाम में आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, एग्ज़ाम में अगर आप रियल वाला एग्जामिनेशन दे रहे हो, इससे आपको ये फील भी नहीं होगा कि एग्ज़ाम है आपका। जब एग्ज़ाम में दे रहे होंगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप पहली बार दे रहे हो और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। तो मॉक टेस्ट अगर प्री लेवल का है तो आप 3 मॉक टेस्ट रोज़ दें। मेरा ये था कि अगर मैं एग्ज़ाम दूर है तो मैं 3 मॉक टेस्ट हमेशा देती थी एंड एग्ज़ाम के लाइक 5 डेज़ और 10 डेज़ बाकी हैं तो मैं अपना 5 मॉक टेस्ट भी देती थी, जिससे स्पीड बहुत इम्प्रूव होती थी। क्योंकि प्री लेवल में पेपर का लेवल कम, लेकिन टाइमिंग आपकी फास्ट होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए एंड स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड अगर आपका मेंस एग्जामिनेशन है तो आप जैसे आज आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो फिर उसको 2 दिन आप फिर ना दें, 2 दिन अपने एनालिसिस के लिए रखें, क्योंकि लेंदी होता है एंड और भी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। सो आज मॉक टेस्ट दें एंड कल एंड परसों उसको रिवीजन करें, उसका पूरा एनालिसिस करें, क्या आपने गलतियाँ की हैं। पूरा पेपर आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा पेपर एनालिसिस करें, गलतियाँ क्या की हैं एंड कौन सा क्वेश्चंस आपका राइट है, कितना टाइम लिया है उसमें, तो कैसे आप उसका टाइम कम कर सकते हो। आप कम टाइम में भी उस पजल को बना सकते थे एंड जो क्वेश्चंस आपने छोड़े हैं वो वाकई में अगर कोई क्वेश्चंस ऐसे हैं कि हाँ वो करने लायक थे लेकिन आपने किए नहीं, तो वो ज़रूर देखें। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो टफ होंगे और आप उनको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि वो अभी भी नहीं बनेंगे, वो आप एग्ज़ाम में भी नहीं बना सकते हो। अब मैं इन शॉर्ट में कुछ चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, उन चीज़ों को आप ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, इससे मुझे भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है एंड मैं भी एक एवरेज पर्सन थी जिसको काफ़ी टाइम भी लगा है एंड बहुत गलतियाँ की हैं, तब जाके मुझे ये पता चला है कि ये कुछ चीज़ें हैं जो आप वाकई में फ़ॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ें फेस की हैं एंड मैं रिलेट कर सकती हूँ आपसे। बट हार्डवर्क काम किया एंड हार्डवर्क करोगे तो आपके साथ भी काम करेगा, आपका एग्ज़ाम भी निकलेगा। कुछ चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपको लास्ट ईयर्स के पेपर ज़रूर देखने हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल के पेपर्स जो हैं वो आपको ज़रूर सॉल्व करने हैं।
चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, जीए सेक्शन हो तो जीए में भी देखना है कौन सा पार्ट जो है वो ज़्यादा आ रहा है एग्ज़ाम में, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, एंड उनको आप अलग से नोट कर लें कि लाइक स्पोर्ट्स में किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, करंट बैंकिंग के किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो एक आइडिया हो जाएगा आपको। सो लास्ट ईयर के पेपर आप ज़रूर करें। सेकंड थिंग कि आपको हर चीज़ को टाइम देना है, हर सब्जेक्ट को टाइम देना है। आपका डेली रूटीन में ये ज़रूर होना चाहिए कि आप मॉक टेस्ट भी दे रहे हो एंड हर सब्जेक्ट को टाइम भी दे रहे हो तैयारी करने में। सो ये चीज़ भी होनी चाहिए आपकी। थर्ड चीज़ कि आपके साथ बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपका मन नहीं है पढ़ाई करने का और आपको अजीब सा फील हो रहा है, बेचैनी फील हो रही है, या फिर आप पढ़ना चाहते हो लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हो बिकॉज ओवर थिंकिंग भी आती है माइंड में, एंड बहुत सारे रीजन्स होते हैं, सबके अपने अपने रीजन्स होते हैं, एंड कभी कभी लेजीनेस भी आती है। तो वो ऐसा नहीं है कि आप ही के साथ है, सबके साथ होता है। जैसे जिनका भी एग्ज़ाम क्लियर होता है उनके साथ भी ऐसा होता है कि कभी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई है तो कभी बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो गई है। एक दिन आप बहुत अच्छा पढ़ लेते हो तो कभी बिल्कुल भी नहीं, या फिर थोड़ा बहुत 1 घंटा 2 घंटे पढ़ पाते हो। तो ऐसा ये चीज़ नॉर्मल है। इस चीज़ को बहुत हावी नहीं समझना अपने ऊपर कि बहुत गिल्ट फील कर रहे हो, ऐसा है बिल्कुल नहीं। क्योंकि मेरे साथ भी बहुत बार ऐसी चीज़ें होती थी कि आज पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल भी नहीं की, 5 दिन तक नहीं की बिल्कुल भी पढ़ाई, लेकिन फिर अपना शेड्यूल फिर से बनाया और फिर से स्टार्ट किया। सो थर्ड थिंग ये। फोर्थ ये कि आपको टू डू लिस्ट ज़रूर बनानी है कि आपको आज क्या पढ़ना है, कौन सी चीज़ आपको आज पढ़नी है, कौन सा टॉपिक आपको कवर करना है। जैसे आप एक डायरी रख सकते हैं या कोई भी एक पेपर रख सकते हैं रोज़, उसमें आप अपना टू डू लिस्ट या तो नाइट में बना लें या फिर सुबह उठ के जल्दी उसमें बना लें कि आपको आज क्या पढ़ना है, कौन सा मॉक टेस्ट देना है, एंड कैसे अपना पूरा दिन निकालना है। सो इससे अगर आप ये रात को या फिर सुबह जल्दी उठ के करते हैं तो आपको एक अच्छा सा फील होगा, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, एंड आपका मन करेगा कि हाँ यार ये चीज़ें हैं, मुझे ये पढ़ना ही पढ़ना है, और एक डिसिप्लिन बना रहता है इससे। तो ये चीज़ें मैंने भी की, और जब मैं अगर बनाती थी टू डू लिस्ट तो मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी, और किसी दिन अगर मैं नहीं बनाई हूँ तो थोड़ा लेजीनेस आता है माइंड में और आप उतना नहीं कर पाते। एंड नेक्स्ट ये कि आपको बीच में ब्रेक भी लेना है, स्टडी के बीच में आपको ब्रेक भी लेना है, पानी अच्छे से पीना है, एंड आपने अगर 1 घंटा 2 घंटा पढ़ लिया है तो उसके बाद में आप थोड़ा टहल लीजिए, थोड़ा घूम लीजिए, और अपनी फैमिली के साथ में या किसी से बात कर लीजिए, कुछ अच्छा सा सॉन्ग सुन लीजिए, थोड़ा सा कुछ भी एक्सरसाइज कुछ भी कर सकते हैं, इससे आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। तो ये चीज़ भी करें आप। एंड एक चीज़ जो मैं करती थी वो ये था कि अगर इंग्लिश में आपको किसी को प्रॉब्लम हो रही है, आपको थोड़ा बोरिंग सा फील होता है, एंड आप ज़्यादा टाइम भी देना चाहते हैं, आप अच्छा फील करते हो फिर भी आप ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं इंग्लिश को, लेकिन इतनी इम्प्रूव नहीं है, तो आप नॉवेल्स भी, इंग्लिश की नॉवेल्स पढ़ सकते हैं अपने फ्री टाइम में। जब आपकी हॉबीज़ कर रहे हो तो उस टाइम पे आप अपनी नॉवेल्स पढ़ें इंग्लिश की, एंड आपकी हॉबीज़ भी हो जाएंगी एंड आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। वो चीज़ आप कर सकते हैं। एंड एक बात ये कि आप मॉर्निंग में जब उठते हैं उसके बाद कुछ भी, चाहे कुछ भी वीडियो या आपके पास बुक्स हैं तो बुक्स में, या कोई भी कोर्स हैं तो कोई भी कोर्स आप ज़रूर कुछ भी थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़ें। इससे आपका जो माइंड है और आपको रिफ़्रेश फील होगा और आपका दिन अच्छा बनाएगा। तो ये भी ज़रूर करें कि आप कुछ भी, एक बुक हो या कुछ भी नोट्स हो, वो आप ज़रूर पढ़ें। एंड लास्ट, एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, एग्ज़ाम स्टार्ट होने ही वाली है, 10 मिनट्स है, और वो जो चीज़ कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप स्ट्रेट होके बिल्कुल ऐसे बैठ जाएं एंड अपनी आईज़ क्लोज करके कुछ सेकंड्स के लिए सांस अंदर लें एंड उसको रोक के रखें एंड फिर बाहर सांस निकालें। एंड ये आप अच्छे से करेंगे 5 मिनट के लिए तो आपको अच्छा फील होगा, एंड आपका जो प्रेशर है वो भी नॉर्मल स्टेज पे हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, एंड आप कुछ भी पूछ सकते हैं मुझसे, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो,
एंड आपको कुछ भी लगे आप सजेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय। आप अपना ध्यान रखें एंड अपने एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी करें। जो भी आने वाली एग्ज़ाम्स हैं RRB PO एंड क्लर्क के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। सो तब तक के लिए बाय।